नमस्कार। नाड़ी वैद्य जी की बैठक में उपस्थित योग साधकों के भीतर उपस्थित दिव्य चैतन्यता को प्रणाम करके आज के नाड़ी परीक्षण एक दार्शनिक दृष्टिकोण विषय पर चर्चा प्रारंभ करते हैं। वैद्य जी कहते हैं, लक्ष्य इत्वा देश कालो ज्ञात्वा रोग बलाबलम चिकित्सा मारभे द्वय यश कीर्तिम व आपनुयात। जो वैद्य देश और काल का ध्यान रखकर और रोग की स्थिति और परिस्थिति का ध्यान रखकर चिकित्सा प्रारंभ करता है, वही वैद्य यश और कीर्ति को प्राप्त होता है। आगे वैद्य जी कहते हैं, रुग्णावस्थाम ततो नाड़ी भेजेशम पथ्यमेव च देशम कालश्च पात्राश्च यो जानति स वैद्यराज। वैद्यराज कौन है? वैद्यराज वह व्यक्ति है जो रोगी की अवस्था, नाड़ी, औषधि, पथ्य, देश, काल और रोगग्रस्त रोगी के आचरण, लक्षण को भली भांति जानता है, वही वैद्यराज है। आगे वैद्य जी कहते हैं, रोगाकांत शरीरस्य स्थान अष्टौ परिचय नाड़ी मूत्रम मलम जीवा शब्द स्पर्श द्रग कृतिम। वैद्य रोगी मनुष्यों के 8 स्थानों की परीक्षा अवश्य करें, जैसे कि नाड़ी की परीक्षा, मूत्र की परीक्षा, मल की परीक्षा, जीवा की परीक्षा, शब्द की परीक्षा, स्पर्श की परीक्षा, नेत्र की परीक्षा और रोगी के शरीर की बनावट की अर्थात रोगी की आकृति की परीक्षा अवश्य करें। आगे कहते हैं, नाना शास्त्र विहीनानाम वैद्यानाम अल्प मेधसाम नाड्या अस्त परीक्षा सुखार्थ प्रभवंत ही। अनेक शास्त्र पढ़कर के रहित अल्प बुद्धि वैद्यों के लिए यह नाड़ी आदि परीक्षा अष्टविध परीक्षा सुख के अर्थ की होगी। अर्थात शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात भी 8 विधियों से रोगी की परीक्षा करनी चाहिए। आगे वैद्य जी कहते हैं, आद्यम ताव नाड़िका विज्ञान देव वात पित्त कफ जनिता नामात अंगानाम साध्या साध्य कष्ट साध्य सभेदक विज्ञानम सुकरत्वेन शिवि भारवा आप्यते एव ताव निरूप्यते। वैद्यों की अपनी बातें हैं। इसमें वैद्य जी कहते हैं कि जहां प्रथम वेदों को नाड़ी देखने से ही वात पित्त कफ जनित रोगों का साध्य साध्य और कष्ट असाध्य सभेद विज्ञान सहज प्राप्त हो सकता है। अतएव प्रथम उसी नाड़ी का और उसी नाड़ी परीक्षण का वर्णन करते हैं। प्रथम
नाड़ी देखने की आवश्यकता दिखाते हैं। अब वैद्य जी सबसे पहले बताते हैं कि नाड़ी ज्ञान की आवश्यकता क्यों है, क्या कारण है। वैद्य कहते हैं नाड़ी ज्ञानम बिना वैद्यो न लोके पूज्यता व्रजेत अतश्चाति प्रयत्नेन शिक्षयेद मान्नर। नाड़ी ज्ञान के बिना वैद्य संसार में पूजनीय नहीं होता है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य के लिए उचित है कि नाड़ी ज्ञान से जो सद्गुरु हो सत्य का साधन करे, सत्य की साधना करे, उसी व्यक्ति के साथ नाड़ी परीक्षण सफल हो सकता है। आगे कहते हैं बोधहीनम यथा शास्त्रम भोजनम लवणम बिना पतिहीनाम यथा नारी तथा नाड़ी बिना भिष्क। जैसे बोध बिना शास्त्र पढ़ने की कोई शोभा नहीं होती, नमक के बिना भोजन स्वादिष्ट नहीं लगता, पति के बिना पत्नी की शोभा नहीं है, स्त्री की शोभा नहीं है। उसी प्रकार नाड़ी ज्ञान के बिना वैद्य की कोई शोभा नहीं होती। आगे भगवान कहते हैं नाड़ी जीवावादी नाम लक्षणम यो न विदन्ति मारयत याशु वै जंतु स वैद्यो न च शोभन। जो नाड़ी परीक्षा, जीवा परीक्षा और स्त्री के आर्तों की परीक्षा नहीं जाने, वह मूढ़ वैद्य तत्काल रोगियों को मारता है। इसी कारण ऐसे मूढ़ वैद्य किसी काम के नहीं होते। आदौ सर्वेषु रोगेषु नाड़ी जीवा अग्रनेत्रकम मूत्रावर्तम परीक्षेत पंचादुग्धम चिकित्सेत। वैद्य को सबसे पहले नाड़ी देखना चाहिए, जीवा, नेत्र, मूत्र और आर्तों की जांच करना चाहिए, फिर रोगी की चिकित्सा करनी चाहिए। आगे वैद्य जी कहते हैं नाड़ी ज्ञानम विना यो वै चिकित्सा कुरुते भिष्क स नैव लभते लक्ष्मी न च धर्म न वै यशः। जो वैद्य बिना नाड़ी परीक्षा के जाने चिकित्सा करता है, वह धन, धर्म, यश को प्राप्त नहीं होता है, अर्थात वह सदैव मूर्ख ही कहलाता है। इसीलिए हे वैद्यो नाड़िया मूत्र से जीवायाम कुरु पूर्व परीक्षणम औषधम देहि तज्ञाने वैद्य रुग्ण सुखावह। इसलिए हे वैद्यो सबसे पहले नाड़ी देखना चाहिए, फिर मूत्र और जीवा का परीक्षण करना चाहिए और उसके बाद रोग का निश्चय करना चाहिए और तभी रोगी को सुखकारी औषधि देना चाहिए। आगे कहते हैं यथा वीणा गता तंत्री सर्व नागान प्रभाषते तथा हस्त गता नाड़ी सर्वान रोगान प्रकाशन्ते। जैसे वीणा का तार संपूर्ण रागों को सूचना करता है, उसी प्रकार हाथ की कलाई में स्थित नाड़ी सभी रोगों को प्रकाशित करती है। और मूर्ख व्यक्ति को न तो वीणा से मतलब है और न ही राग से। उसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति को न तो नाड़ी से मतलब है और न ही उसके रोग से। अब वैद्य जी कहते हैं नाड़ी लक्षणम ज्ञात्वा निदान ग्रंथ वाक्यत चिकित्सा मारभेदस्तु स मूढ़ इति कीर्त्यते। जो वैद्य नाड़ी के लक्षण को बिना जाने केवल निदान ग्रंथ के वाक्य से रोग परीक्षा करता है,
रोग की चिकित्सा करता है वह अत्यंत मूर्ख है, उससे बचना चाहिए। आगे वैद्यराज कहते हैं निदान पंचकादीनाम लक्षणम वैद्य सत्तमम नाड़ीतुम समलीकृत्य चिकित्सामाचरित खलो। इसी प्रकार उत्तम वैद्य निदान पंचक आदि लक्षण जान के और उसमें नाड़ी के लक्षण भी मिश्रित करके चिकित्सा प्रारंभ करते हैं। कियत्स्वापि च चिह्नेषु जातेष्वपि चिकित्सतम निष्फलम जायते तस्मात् तदेक्षणो वेक चेतसा। अब कहते हैं कि बहुत से चिन्ह जानने पर भी चिकित्सा निष्फल हो जाती है, इसीलिए कहते हैं हे वैद्य एकाग्रचित होकर के ध्यान से सुनिए। तत्रादौ प्रोक्षते नाड़ी परीक्षाति प्रयत्नत नाना तंत्रा अनुसारेण विषगानंद दायिने। जहां सबसे पहले अनेक प्रकार के ग्रंथों के अनुसार वैद्यों को आनंद देने वाली यत्नपूर्वक नाड़ी की परीक्षा करने वाली विद्या को वैद्यराज अपने शिष्यों से कहते हैं, क्या कहते हैं? कश्चित ग्रंथान अनुसंधानाम देश काल विभागत कश्चित प्रकरण चापि नाड़ी ज्ञानम भवेदपि। वैद्य अपने शिष्यों से कहते हैं कि अब हम आपको नाड़ी की परिपाटी कहते हैं। कहने का मतलब नाड़ी की परंपराएं कहते हैं कि नाड़ी ज्ञान ग्रंथ पढ़ने से होता है। कहीं देश काल के जानने से, कहीं प्रकरण से, कहीं वंश से नाड़ी का ज्ञान होता है। तात्पर्य यह है कि वैद्य केवल ग्रंथ के भरोसे ही न रहे, किंतु कुछ अपनी भी बुद्धि से विचार करे कि यह कौन सा स्थान है, कौन सा काल है, ये रोगी क्या है, रोगी का आहार क्या है, विहार क्या है, क्या करके आया है, कर्म क्या है, दिनचर्या क्या है, जीवनचर्या क्या है, उसकी मन की धारणा क्या है, उसकी भावनात्मक स्थिति क्या है, मानसिक स्थिति क्या है, बौद्धिक स्थिति क्या है, शारीरिक स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, सामाजिक स्थिति क्या है, धार्मिक स्थिति क्या है, ये सब को ठीक ठीक जानकर ही नाड़ी के फल कहना चाहिए। आगे वैद्यराज जी अपने शिष्यों से कहते हैं सद्गुरुर उपदेशाश्च देवतानां प्रसादत नाड़ी परिचय सम्यक प्राय पुण्य न जायते। अर्थात सतगुरु के मुख से निकले हुए शब्द, अर्थात जिस वैद्य ने सत्य की साधना की हो, न्याय की साधना की हो, सत्य और न्याय की पूर्वक जीवन यापन किया हो, ऐसे सद्गुरु के आशीर्वाद से नाड़ी को देखने की शक्ति मिल सकती है और नाड़ी का ज्ञान गुरु की सेवा, ईश्वर की सेवा और न्यायपूर्वक चित्त की साधना करने से ही नाड़ी से पुण्य प्राप्त होते हैं। आगे कहते हैं नाड़ी परिचयो लोके न च कुत्रापि दृश्यते तेन यत् कथ्यते छात्र तत्समाधे उत्तमय। नाड़ी का परिचय अर्थात नाड़ी देखने का ज्ञान इस संसार में कहीं दिखाई नहीं पड़ता। इसी कारण से नाड़ी देखने का ज्ञान
केवल गुरु के द्वारा शिष्य को दिया जाता है, जो अधिकांशतः अलिखित रहता है। गुरु के मुख से शिष्य के कानों तक पहुंचकर और फिर कर्मों की साधना के माध्यम से नाड़ी ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आता है। आगे भगवान कहते हैं, भगवान अर्थात वैदराज जी कहते हैं, परीक्षीणया सततम नाड़िया गतिय प्रतक न चा अध्ययन मात्रेण नाड़ी ज्ञानम भवेत्। वैद्य को उचित है कि निरंतर नाड़ी की गति की परीक्षा करा करे, क्योंकि केवल पढ़ने से ही नाड़ी का ज्ञान नहीं होता है। नाड़ी की गति, स्थिति, परिस्थितियों के ज्ञान के साथ रोगी के चित्त और हृदय को पढ़ना भी अत्यंत आवश्यक है। आगे वैद्य जी कहते हैं, न शास्त्र पठनाद्वपि न बहुश्रुत कारणम नाड़ी ज्ञाने मनुष्याणाम अभ्यास कारणम परमम। नाड़ी के ज्ञान में शास्त्र पढ़ने से अथवा बहुत से नाड़ी संबंधी बातों को सुनने से नाड़ी का ज्ञान नहीं होता, किंतु नाड़ी ज्ञान में मनुष्यों को केवल अभ्यास ही परम कारण है, अर्थात अभ्यास ही गुरु है। इस सूत्र को स्वीकार करना चाहिए और साधना करनी चाहिए। आगे वैद्य जी कहते हैं, नाड़ी गति मिमाम ज्ञातुम योग अभ्यास पदेकत शक्यते नान्यथा वैद्य उपाय कोटशैर भी। वैद्य को नाड़ी की गति जानने में समर्थ होना केवल योग अभ्यास से ही संभव है, अर्थात योग अभ्यास की साधना से नाड़ी देखने में सिद्ध और सिद्धियां मिल सकती हैं, और करोड़ों उपाय से भी नाड़ी का ज्ञान नहीं होता है। इसलिए साधकों एक योगी के नाड़ी देखने की कला अपने आप में पूर्ण और अद्वितीय और दिव्य हो सकती है। इसीलिए एक वैद्य को एक योगी होना परम आवश्यक है, और योगी और वैद्य केवल न्याय चित्त वाले होते हैं। आगे कहते हैं, जल स्थल नभ चार जीवे नाम गति भी सह गतयो ह्याप मिन्यते नाड़ी नाम भिन्न लक्षण। वैद्य जी कहते हैं कि जल, स्थल और आकाश में विचरण करने वाले जीवों की गति चाल करके भिन्न लक्षणा नाड़ियों की गति अनुमान की जाती है। अर्थात नाड़ी में वैद्य कहते हैं कि कोई नाड़ी जोंक के जैसी चलती है, मेंढक के जैसे चलती है, कोई नाड़ी सर्प के जैसे, हंस के जैसे, मोर चलती है, कोई नाड़ी बटेर के जैसे चलती है। लेकिन इस प्रकार की अनुभव को दृढ़ता से अनुमान लगाना यह वैद्य का मुख्य लक्षण है। आज के लिए बस इतना ही। आपने बड़े धैर्य, श्रद्धा, स्नेह के साथ सुना, इसके लिए हम आपके हृदय और मस्तिष्क के ऋणी हैं, आभारी है। नाड़ी परीक्षण एक दार्शनिक दृष्टिकोण, यह एक चर्चा मात्र है, न इसका कोई संदर्भ है, न तर्क है। यह केवल एक वैद्य और वैद्य के साथ उपस्थित वैद्य से मिलने वाले जिज्ञासुओं के बीच चर्चा मात्र है। किसी भी प्रकार का कोई त्रुटि, दोष या अतर्क की बातें, मनगढ़ंत बातें लगे, उसके लिए आप क्षमा करें। किसी भी प्रकार की कोई विवाद के स्थान पर फल्गु त्यक्त्वा सारम गृहीतव्यम्, व्यर्थ को त्यागे, सार को ग्रहण करें।